हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने आज मैं कुछ मन की बात बोलना चाहता हूँ। आप ये मत बोलना कि मोदी जी के तरह मन की बात बोलना शुरू की, बट देयर इज सम पेन इन माई हार्ट। ये मैं देख रहा हूँ कि अभी ऑनलाइन में ढेर सारे टीचर्स पढ़ाने लगे हैं, ढेर सारे टीचर्स पढ़ाने लगे हैं। अब ऑनलाइन में कोई चीज़ पढ़ाता है तो हम लोगों का ऐसा एक आ जाता है कि अगर नेट में कोई चीज़ मिल जाता है, ये चीज़ का मीनिंग ये है, तो हम लोग इसको तुरंत विश्वास कर लेते हैं इंटरनेट में, है ना। या फिर किसी बुक में प्रिंट हो गया आ जाता है तो हम लोग मान लेते हैं कि बुक में प्रिंट हुआ है तो सही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वो सबके पीछे भी कोई एक इंसान है जो अपनी नॉलेज बेस पे चीज़ों को बनाया है, ऑथर है। काफ़ी बुक्स में काफ़ी कुछ चीज़ें गलत लिखा हुआ है, काफ़ी लोग काफ़ी उल्टा पुल्टा चीज़ पढ़ा देते हैं, गलत सलत चीज़ पढ़ा देते हैं। और जो छोटा बच्चा नोविस है उसको तो मालूम ही नहीं है कि जो बताया गया शायद वो सही है कि गलत है, वो टीचर की भरोसे कर लेता है। वी आर इंडियंस, वी आर वेरी मच इमोशनल। तो मुझे लगा कि ये मुझे आपके सामने प्रेजेंट करना चाहिए। थोड़ी दिन पहले हमारे इंडिया बेस के ये और सुंदर पिचाई के नाम आप सुने होंगे, गूगल के सीईओ है, उनने कमेंट दिया और कमेंट में बोला इंडिया का एजुकेशन सिस्टम तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया से पढ़ाया जाता है, लेकिन वहाँ पर लोगों का एम्प्लॉयबिलिटी नहीं है, मतलब दे कैन नॉट बी एम्प्लॉयड। मतलब जो पढ़ते हैं उसको प्रैक्टिकली रियलाइज नहीं कर पाते, प्रैक्टिकली रियलाइज नहीं कर पाते। पढ़ लिए पढ़ लिए पढ़ लिए पढ़ लिए, इंजीनियर बन गए, जाके सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गए, ठीक है। सारा पढ़ाई किसी काम का नहीं, या फिर कोई एमबीए करके मैनेजमेंट में चला गया, कोई बैंकिंग सेक्टर में चला गया, कोई ओला खोल के बैठा है, ठीक है। उसका एम्प्लॉयबिलिटी क्या है? वो जो पढ़ा है इतना सारा चीज, उसका यूटिलिटी क्या है? इट वॉज ए वेरी बिग कॉज। और आप कहो कि गाली कर सकते हैं, एक किस्म की गाली था हम जैसे लोगों के लिए। मैं इंट्रोड्यूस कर लूँ अपने आप को। आई एम इंजीनियर बाबूराम मिश्रा। मैं IIT BHU से अपना एमटेक किया हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, एंड आई एम टीचिंग फिजिक्स सिंस लास्ट 25 ईयर्स। और मेरा टीचिंग लाइन में मैं देखा कि देयर आर टू डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स। एक स्कूल ऑफ थॉट क्या है, बच्चों को पढ़ाओ कैसे, यू जस्ट गो ऑन डूइंग हंड्रेड्स ऑफ न्यूमेरिकल्स एंड व्हाइल सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स आप उसके अंदर सारे क्लू को बताते जाओ, और बच्चे थ्रू दोज न्यूमेरिकल्स दे विल डिस्कवर द थ्योरी एंड दे विल अंडरस्टैंड। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड द ट्रेनिंग। ये ट्रेनिंग है। आप बच्चों को 100 क्वेश्चन करवा दीजिए, उसकी डाटाबेस पे जो नॉलेज उनके दिमाग में आया उसी के बेसिस में 101 नंबर क्वेश्चन को वो कर सकते हैं। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि एक न्यूमेरिकल करके जो थ्योरी आप उसमें से डिस्कवर कर रहे हो उसको याद रखोगे। सो दिस इज ए वे ऑफ टीचिंग विच इज कॉल्ड ट्रेनिंग, जो कि ऑनलाइन क्लासेस में ईच एंड एवरीवन एजुकेटर इज डूइंग। अब देखो, ईच चैप्टर स्टार्ट्स विद ए न्यूमेरिकल without saying what is what. People do not understand what is what. They complete the whole syllabus and after that again they are confused, very much confused. And the second way of teaching is educating the people. मतलब आप कोई भी चैप्टर में बच्चे को थ्योरी को बढ़िया से पढ़ाइए, एंटायर थ्योरी को बढ़िया से पढ़ाइए, समझा दीजिए, हर चीज का व्हाई हाउ बता दीजिए। उसके बाद कोई भी न्यूमेरिकल लेगा वो खुद कर सकता है, कोई भी न्यूमेरिकल उसके लिए नया नहीं है, क्योंकि उसके पास नेसेसरी सॉफ्टवेयर है, डाटा है। एक हो गया ट्रेनिंग, एक हो गया एजुकेटिंग। जो ट्रेनिंग है उससे निकलते वाले बच्चे को आप नाम सुने होंगे ना, ITI ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। दूसरा हुआ IIT। देयर इज ए स्मॉल डिफरेंस इन द पोजीशनिंग ऑफ T, बट दैट मैटर्स अ लॉट। आप चीजों को समझे हो या नहीं समझे हो। आप अपने आप को साइंस स्टूडेंट कहलाने के लिए सारा छोटे छोटे चीज की आपको अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। ये जो लर्निंग प्रोसेस है ना, दैट लर्निंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स 3 थिंग्स। मैं बताता हूं आपको। लर्निंग इन्वॉल्व्स 3 थिंग्स। क्या? वन इज कॉल्ड नोइंग द फैक्ट, दूसरा हुआ अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट, तीसरा हुआ अप्लाइंग द फैक्ट। कभी कभार हम लोग ये जान के उसमें खुश हो जाते हैं और स्कूल लेवल की चीजें निकल जाता है, लेकिन उसको समझते नहीं।
आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर नोइंग और अंडरस्टैंडिंग में क्या अंतर है? अंतर है भाई, बहुत कुछ अंतर है। चलो न्यूटन फर्स्ट लॉ ही देख लो, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं आएगा, कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, चल रहा है तो चलता रहेगा कांस्टेंट वेलोसिटी में। knowing you know it as long as no external unbalanced force is applied on a body it continues in its state of rest or of motion। ऐसे पढ़ते हो तुम लोग, है ना, जानते हैं बस आपको। हाँ मुझे न्यूटन फर्स्ट लॉ आता है, चलो तो चेक करें आपको समझ में आता है। मैं कोई एक बम यहाँ पे रखा हूँ, हियर इज ए बम, आई डोंट गिव एनी एक्सटर्नल फोर्स, आई गिव ए लिटिल फायर, I give a little fire and I find the bomb explodes, the fragments go. I have not given any external force. फायर दिया हूँ, फायर इज नॉट ए फोर्स। आपको क्या हाँ सर एनर्जी तो दिए, तो इसका मतलब हुआ लॉ शुड हैव बीन मॉडिफाइड क्या, एज लॉन्ग एज नो एक्सटर्नल फोर्स और एनर्जी इज गिवन। लेकिन ऐसा तो नहीं बोला गया, न्यूटन पागल तो नहीं थे, वो तो कुछ सोच के बनाए होंगे। अच्छा सोचो अनबैलेंस्ड फोर्स, मान लो कि मैं बैलेंस्ड फोर्स देता हूँ, एक डंडा ऐसा रखा है, I applied two equal and opposite forces. What is the net force on this? Zero. But will it be at rest? It will keep on rotating. I switch on the fan. I didn't give any external force. I supplied some electrical energy. The fan starts moving. है ना? जब तक कोई external force नहीं देंगे वो रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा, और मूव कर रहा है तो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। मान लो कि यहाँ पर कोई एक डंडा रखा है, इस डंडे को आप एक किक मार दोगे, डू यू फील इट विल गो स्ट्रेट वे लाइक दिस, तो घूमते हुए जाएगा, लेकिन आप तो पढ़ रहे हो कि वो स्ट्रेट लाइन में जाएगा नहीं। तो ऐसे चीज करके समझना है सारा चीज को, तो वो बनेगा अंडरस्टैंडिंग। कोई नहीं बताता है, कोई नहीं बताता है ये सब चीज, क्योंकि कोई पूछता ही नहीं है। तो जो डार्कर पार्ट ऑफ योर नॉलेज है उसको उजागर करना, उसी के ऊपर लाइट फेंकने के लिए मैं कुछ कोशिश किया हूं। एक बार जो चीज समझ गए उसको अप्लाई करना है। ये कोई एक डंडा है, एक स्मूथ प्लेन पे एक डंडा है, ऐसे इसको पकड़ के रखें, ठीक है। अब मान लो कि ये डंडा का लेंथ कुछ एल है, लेंथ कुछ एल है और एंगल थीटा है। अभी थ्रेड को यहाँ से काट दिए तो अभी ये गिरेगा। जब ये गिरेगा कैसे गिरेगा, गिरेगा तो ऐसे गिरेगा, नीचे गिरते गिरते देखोगे इसका निचला हिस्सा कुछ दूर फिसल गया। कितना फिसल गया? दिस कैन बी डन इफ यू हैव अंडरस्टूड न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। हर जगह डेफिनेशन को उल्टा लिखा गया है। फिजिकल क्वांटिटी कैन नॉट बी डिफाइंड बाय इट्स इफेक्ट्स, लेकिन उसके इफेक्ट से उसको डिफाइन किया जाता है। What is uniform acceleration motion? It is the motion where the body undergoes equal change in velocity in equal time intervals. अरे क्या एक्सीलरेशन के लिए चेंज इन वेलोसिटी होता है कि चेंज इन वेलोसिटी होने से एक्सीलरेशन होता है? Who is the cause? Who is the effect? आप जब गाड़ी में जाते हो आपका स्पीड बढ़ जाता है, तब आप एक्सीलरेटर दबाते हो कि एक्सीलरेटर दबाते हो तो स्पीड बढ़ता है। ऑब्वियसली एक्सीलरेशन कॉजेस चेंज इन वेलोसिटी। ओ ऐसा है क्या? तो फिर एक्सीलरेशन क्यों होता है? फोर्स के लिए होता है। अब कोई बॉडी का एक्सीलरेशन अगर कांस्टेंट रहेगा, कोई बॉडी का एक्सीलरेशन अगर कांस्टेंट रहेगा तो हम उसको यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन कहेंगे। एक्सीलरेशन का कॉज क्या है? एक्सीलरेशन का कॉज है फोर्स। कोई बॉडी का एक्सीलरेशन तब कांस्टेंट रहेगा जब उसके ऊपर फोर्स कांस्टेंट आ रहा है, फोर्स कांस्टेंट आ रहा है। अब सोच लो कोई भी मोशन भी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन कब कहेंगे? क्या हम कोई चीज को यहाँ से फेंक दिए, प्रोजेक्टाइल मोशन जिसको कहते हैं, क्या ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन है? देखेंगे रास्ता भर हर जगह अगर उसके ऊपर कांस्टेंट फोर्स आ रहा है तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन है। जब वो बॉडी इधर से जा रहा था उसके ऊपर जो फोर्स था यहाँ पर भी वही फोर्स है, फोर्स का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कांस्टेंट थ्रू आउट, इट इज ए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन। कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की चारों तरफ घूम रहा है तो ये न्यूक्लियस इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा है, फोर्स कांस्टेंट है इन मैग्नीट्यूड, लेकिन क्या ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कभी फोर्स ऐसे था तो कभी फोर्स ऐसे था, कभी फोर्स ऐसे था, फोर्स का डायरेक्शन बदल रहा था। फोर्स वेक्टर है, डायरेक्शन बदलेगा तो फोर्स बदल गया, फोर्स बदल गया तो एक्सीलरेशन बदल गया। इट इज नॉट ए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन। यू कैन नॉट अप्लाई v equal to u plus at for all these because these equations are designed for uniform acceleration motion। समझ में आ रहा ना?
तो चीजों को हम लोगों को डिटेल्स में समझना चाहिए, समझने से हम उसको अप्लाई कर पाएंगे, नहीं तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। एज ए साइंस स्टूडेंट आपके मन में हर चीज की व्हाई का एक कीड़ा अंदर होना चाहिए, हर चीज का व्हाई। ऐसा कोई चीज नहीं है जिसका व्हाई नहीं, हर व्हाई का आंसर है, हर व्हाई का आंसर है। ठीक है, ऐसा कोई चीज नहीं हो। तो जमाना था न्यूटन का, एप्पल गिरा सर पे या ऑरेंज गिरा, कुछ गिरा तो फिर सोचने लगे क्यों गिरा, वो ग्रेविटी डिस्कवर की। अब तो इतना दिन आगे आ चुके हम लोग कि सारा चीज जो है, सारा चीज का व्हाई लोग जानते हैं। अब कुछ भी व्हाई पूछ के देखो, हर व्हाई का आंसर मिलेगा। और यू आर लकी, अगर ऐसा कोई व्हाई मिल गया आपको जिसका आंसर कोई नहीं दे पा रहा है, यू आर लकी, यू विल डिस्कवर दैट, यू विल मेक रिसर्च ऑन दैट। Thousands of people are making research on many things and they are getting the discovering the reasons behind. हर चीज का अपना एक कॉज होता है, एक इफेक्ट होता है। कोई भी इवेंट का एक कॉज है और उसका एक इफेक्ट है, और हर चीज को हम उसका कॉज से डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, ना कि इफेक्ट से। ठीक है, तो मेरा ये आज का वीडियो बनाने के पीछे मेरा मकसद ये था कि मैं देख रहा हूँ कि काफी बच्चे अभी रिसेंट पास्ट में काफी बच्चे मेरे को आए और बोले कि सर हम ज्वाइन करना चाहते हैं आपकी क्लासेस में। मैं बोला क्यों अभी इतना लेट में? सर हम तो ऑनलाइन में सारा क्लासेस पढ़ रहे थे, सारा कोर्स कर ली, लेकिन सारा कंफ्यूज हो गया। ये न्यूमेरिकल 2 कर लेंगे, वो न्यूमेरिकल 2 कर लेंगे, ये न्यूमेरिकल तीसरा न्यूमेरिकल देने से नहीं कर पा रहे क्योंकि दे हैव नॉट अंडरस्टूड द थ्योरी, नॉट अंडरस्टूड द थ्योरी। वर्क क्या है? वर्क इज फोर्स नॉट डिस्प्लेसमेंट। हाँ ठीक है, ठीक है, मान लो कि ये डिस्प्लेसमेंट किसका डिस्प्लेसमेंट है? बॉडी का डिस्प्लेसमेंट है। ऐसा नहीं है। सपोज हम कहेंगे ये डंडा है, ये डंडे को अगर यहाँ से पुश करेंगे ये डंडा ऐसे जाएगा। मान लो कि इस डंडे को हम यहाँ से फोर्स पुश कर दिए, अब ये डंडा सीधा ऐसे नहीं जाएगा, ये कुछ ऐसे जाएगा। और ये मान लो ये डंडा इस पोजीशन में आया है, देखेंगे कि हर हिस्सा का डिस्प्लेसमेंट तो अलग अलग है। अब हमें निकालना है ये S1 है, S2 है, S3 है ना, S4 है, S5 है, S6 है। हमको पूछा गया बताओ व्हाट इज द वर्क डन बाय F, तो हम कहेंगे F डॉट S, लेकिन S की जगह कौन सा S लेंगे? क्या मिनिमम लेंगे, क्या मैक्सिमम लेंगे, या सेंटर ऑफ मास का लेंगे, क्या लेंगे? कोई क्लैरिटी नहीं है। इसीलिए बड़े जोरदार ठहाके के साथ वो जेंटलमैन मिस्टर सुंदर पिचाई ने बोल दिए इंडिया का एजुकेशन सिस्टम खोखला है, पढ़ने के लिए सर्टिफिकेट के लिए है लेकिन एम्प्लॉयबिलिटी नहीं, यू कैन नॉट यूज इट इन योर डे टू डे लाइफ। तो मेरा आपसे एक अनुरोध है, हम जो चीजें जानते हैं उसको कितना अंदर तक जानते हैं। अभी देखो देश में कितने सारे बड़े बड़े इंजीनियर से, डॉक्टर से, साइंटिस्ट से, प्रोफेसर से, हाँ ब्यूरोक्रेट से, मिनिस्टर से, है ना। अब आज से 30 साल बाद या 40 साल बाद क्या वो लोग रहेंगे? खुद तो है ना, उनका तो ट्रांसफर हो गया होगा। क्या वो सारी जगह खाली पड़ा होगा? नहीं, वो सारी जगह कोई ना कोई होंगे। जो भी कोई होगा वो अब कहाँ पर है? फिर ही इज आज से 40 साल बाद जो हमारा देश का प्राइम मिनिस्टर होगा वो कहाँ है? आज से 40 साल बाद इसरो का डायरेक्टर जो होगा वो कहाँ है? आज से 40 साल के बाद जितने सारे NIT है उनके डायरेक्टर्स, उनके प्रोफेसर्स वो कहाँ है? नाउ दे आर एट योर एज, यू आर कैरिंग ए बिग रेस्पॉन्सिबिलिटी टू सेव द कंट्री। आप खोखलापन पे मत जाओ, ट्रेनिंग पे मत जाओ, हर चीज को समझने की कोशिश करो। और ये फ्री के चक्कर में ऑनलाइन क्लासेस पे मत पढ़ो। अगर पढ़ रहे हो तो एक जजमेंट कैपेबिलिटी होना चाहिए कि आप सही समझ के पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। कोई भी चीज अगर टीचर बोल रहा है, डोंट एक्सेप्ट इट। कुछ भी बोल रहा हो, फर्स्ट यू कॉन्टेम्पलेट ओवर इट, सी इज इट एप्लीकेबल विथ डे टू डे एग्जाम्पल्स। यस, यू कैन नॉट प्रूव बट यू कैन वेरीफाई। तो अब वेरीफाई किए, सेटिस्फाइड हुए तो उसको एक्सेप्ट किए, अदरवाइज सिंपली रिजेक्ट। As long as you are not satisfied, whatever the teacher is saying, you will reject it. है ना। एक छोटे बच्चे को आप बोलोगे सूरज पूरब से उगता है पश्चिम में डूबता है, वो समझ लेगा। छोटे बच्चे को, नर्सरी के बच्चे को बोलोगे देखो नहीं सूरज कुछ मूव नहीं कर रहा है और ये जो है हमारा अर्थ अपनी चारों तरफ घूम रहा है, उसको समझ में नहीं आएगा। वो सही है लेकिन वो रिजेक्ट कर लेगा। क्यों? क्योंकि वो देखेगा कहाँ अर्थ घूम रहा है, मैं तो खड़ा हूँ, कुछ तो नहीं घूम रहा है। अपनी अपनी लेवल है। मैं चाहता हूं कि आप अपना लेवल को बढ़ाओ, छोटे मोटे चीजों से हाँ जी मत करो।
और आगे चल के ऑफलाइन क्लासेस अभी कोरोना के चलते बंद हो गया है, तो नाउ यू आर ऑल फार अवे फ्रॉम फिजिकल एजुकेशन, आई मीन डायरेक्ट ऑफलाइन एजुकेशन और डायरेक्ट कनेक्शन ऑफ टीचर्स। तो इसमें काफ़ी सारे गड़बड़ी होने लगा है, खोखलापन और भी भर जाएगा। आई एम ऑब्जर्विंग, मैं आपको ये चीज़ बोल रहा हूँ क्योंकि मैं काफ़ी लोगों को देख रहा हूँ ऑनलाइन में पढ़ा रहे हैं। ऑनलाइन में पढ़ाना बहुत आसान है, क्यों बताओ? उनको कोचिंग का आंसर नहीं देना पड़ता है, कोई इंटरव्यू बोर्ड नहीं है उनको सिलेक्ट करके हाँ आप पढ़ाओ करके रिकमेंड करेगा, अपनी मर्जी से पढ़ाने लगे, जो मर्जी में आया पढ़ा दिए, जो मर्जी में आया पढ़ा दिए। काफ़ी लोग पढ़ा रहे हैं, मैं नाम नहीं बोलना चाहूँगा, वेरी प्रोमिनेंटली लाखों के सब्सक्राइबर हैं, लाखों का मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर है देयर। सो देश पूरा डूबते जा रहा है, डूबते जा रहा है। अगर यही हाल चलेगा मेरे भाई, मैं आपको बताता हूँ थोड़ी दिन के बाद तो हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे। तो ये अभी आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दिखावे पे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ। हर जगह टीचर बोल रहे हैं तो जज इट वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। और मुझे मालूम है कि आप में से कुछ लोग जो है स्कूल के लिए पढ़ रहे हैं, कुछ लोग जेई के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन खोखलापन भरा रहेगा, किसी काम का नहीं आएगा। सो माई सिंसियर रिक्वेस्ट टू यू ऑल कि आप लोग थोड़ा इसको ढंग से पढ़ो, हर चीज़ का वाई पूछो, टीचर को पूछो, देखो वो आंसर देते हैं क्या, कोई देते हैं क्या? मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी टीचर पढ़ा रहे हैं, कोई सर्कुलर मोशन पढ़ा रहा है, रोटेशनल मोशन पढ़ा रहा है। व्हाट इज रोटेशनल मोशन, व्हाट इज सर्कुलर मोशन? जब सर्कुलर मोशन पढ़े तो रोटेशनल मोशन क्यों पढ़ेंगे? नहीं, नो वन इज एक्सप्लेनिंग। काफ़ी कंफ्यूजन है फिजिक्स में, एंड सेम फॉर केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, क्योंकि ये फ्री के चक्कर में बाकी के लोग बर्बाद हो रहे हैं, फ्री के चक्कर में। अभी सोचो, अगर जो चौमिन ठेला जो बाहर फुटपाथ में बेच रहा है, अगर वो फ्री में बेचना शुरू कर दिया, कितने लोग देश के बीमार पड़ जाएंगे, क्योंकि फ्री था, है ना। चौमिन मंचूरियन फुटपाथ पे बेच रहे हैं, अगर वो फ्री कर दिए तो सोचो लोग बर्बाद हो जाएंगे। यू हैव टू चूज समथिंग हाइजीनिक फॉर योर बॉडी, सिमिलरली यू हैव टू चूज समथिंग गुड फॉर योर इंटेलेक्ट एंड योर माइंड। इसलिए जो भी चीज़ पढ़ रहे हो थोड़ा ठीक से देख के पढ़ो। इतना सब कहने के पीछे मेरा और भी एक मकसद है कि आई ऑल्सो वॉन्ट टू कंट्रीब्यूट समथिंग टू यू ऑल। आप अगर साइंस पढ़ रहे हो तो आपके दिमाग में हरदम वाई का कीड़ा होना चाहिए, हर चीज का वाई, हर चीज का वाई। जो भी देख रहे हो ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। आप देखोगे आपका +2 का कोर्स इतना वास्ट है कि सारा जो चीज आपके चारों तरफ हो रहा है उसका वाई का आंसर आपको मिल जाएगा। किसी एक टैप से पानी खोलते हैं तो टैप का पानी धीरे धीरे नीरो हो जाता है, क्यों नीरो हो जाता है? सेम टैप को उल्टा रखेंगे, दी वाटर जेट ब्लडर्स, क्यों हो जाता है? वाटर को वेपराइज होने के लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड लगता है, तो आइस के ऊपर से फ्यूम्स क्यों निकल रहे हैं? ट्रेन में जाते हैं तो बाहर का पेड़ पीछे भागता हुआ नजर आता है, लेकिन थोड़ा ध्यान से देखो तो दूर का पेड़ धीरे धीरे पीछे जा रहा है, पास का पेड़ जोर से पीछे जा रहा है ना, जबकि दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू यू इज सेम। गो ऑन आस्किंग व्हाई फॉर एवरीथिंग यू आर कमिंग अक्रॉस। ट्रेन में जाते हैं, हवा अंदर आता है, ठंडा लगता है, कहीं घाव हो गया, आप फूंक मारते हैं, ठंडा लगता है, क्यों? क्या बॉडी टेम्परेचर इतना कम है? ये तो अंदर ही है, उसी टेम्परेचर का एयर निकलेगा तो उतना ही टेम्परेचर लगेगा, ठंडा नहीं लगना चाहिए, लग क्यों रहा है? लाइक दिस यू मस्ट आस्क व्हाई फॉर एवरीथिंग यू आर कमिंग अक्रॉस। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि मेरा सारा क्लासेस में मैं वैसे ही पढ़ाता हूँ, हर स्टेटमेंट का व्हाई के साथ और उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी के साथ। तो आई एम नॉट प्रमोटिंग, बट इट्स माई जॉब दैट आई मस्ट पुट माई पिलर हियर टू शो दैट व्हाट इज फिजिक्स। जब तक समझ में नहीं आएगा फिजिक्स ना, बहुत आसान लगेगा, समझ में आ गया तो पता चलेगा अरे बाप रे ये था क्या। कभी कभार स्टेटमेंट सेम होते हुए भी इंटरप्रिटेशन पूरा अलग हो जाता है। स्टेटमेंट सेम है लेकिन इंटरप्रिटेशन पूरा अलग हो जाता है। बनारस में इतना फाइन साड़ी बनता है कि एक एक साड़ी एक माचिस के डिब्बे में आ जाएगा, और स्टेटमेंट क्या हो गया? बनारसी साड़ी एक माचिस के डिब्बे में आ जाता है। अब उसी स्टेटमेंट का अगर आप इंटरप्रेट करोगे कि बनारस में इतने बड़े बड़े माचिस के डिब्बे बनते हैं कि उसमें साड़ी आ जाते हैं, तो मरना ही मरना है। सही इंटरप्रिटेशन नहीं हुआ। बेसिक न्यूटन फर्स्ट लॉ का बताया, उसका सही इंटरप्रिटेशन वो नहीं है। एक चीज आपके पास रखा है, जब तक धक्का नहीं दोगे वो नहीं चलेगा। क्या बात हुआ भाई? जो कभी स्कूल नहीं गया उसको पूछोगे ये चीज रखा है, धक्का नहीं देगे तो नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। तो तुम बोलोगे कि हाँ हम भी जानते हैं। कैसे? क्योंकि हम साइंस स्टूडेंट हैं, हमको न्यूटन बोले। वो हंसेगा तुम्हारे ऊपर, तो हर कोई जानता है। हम न्यूटन फर्स्ट लॉ का ये मतलब निकाल रखे
कि रेस्ट में कोई चीज है, जब तक धक्का नहीं देंगे नहीं मूव करेगा, है ना। इतना आसान चीज बोल के न्यूटन महान हो गए क्या? अगर ऐसे ही अगर लॉ बनाना होता, मैं तो काफी लॉ बना देता। पंखा चलाओ ठंडा लगता है, लाइट जलाओ अंधेरा दूर हो जाता है, ऐसे करके मैं बहुत सारा लॉ बना देता अपने नाम। अरे नहीं, ये जो मतलब आप लोग समझ रखे हो वो मतलब नहीं है, उसका मतलब कुछ दूसरा है। ठीक है, तो आसानी से मत जाओ सब चीज को, हर चीज को आसानी से मत लो कि जो बोल दिए सर होगा वही। अरे ऐसा नहीं है, हर चीज का वाई पे जाओ, बिकॉज यू आर साइंस स्टूडेंट्स। ठीक है, तब जाके आप आगे बढ़ोगे। और मैं सारा क्लासेस में, साल भर की कोर्स में, आई एम टीचिंग सिंस लास्ट 25 ईयर्स। कितने IIT NIT कितना निकल गए, आई नेवर कीप रिकॉर्ड ऑफ, नॉर आई एम बूस्टिंग माई सेल्फ, नॉर आई प्रमोट माई सेल्फ, बट नाउ आई फील आई मस्ट प्रमोट माई सेल्फ, क्योंकि ये अराजकता बढ़ रहा है, ट्रेनिंग बढ़ रहा है, बच्चे और बर्बाद होंगे अभी ऑनलाइन क्लासेस के चक्कर में। यू मस्ट गो थ्रू ए रियल टीचर। ठीक है, और मैं अपना चैनल बनाया हूं होम ट्यूटर CTS के नाम पे। CTS है मेरा कोचिंग सेंटर, सेंटर फॉर टेक्निकल स्टडीज। ये यूट्यूब चैनल है, आप इसको गूगल में सर्च करो, होम ट्यूटर CTS, और फिर देखो कि मैं अपना क्लासेस को अपलोड किया हूँ। आपको जो चैप्टर पसंद है उसको निकालो, उस चैप्टर से फिजिक्स का उस चैप्टर को पढ़ो, फिर जाके देखो सारा ऑनलाइन क्लासेस में। कोई भी अगर सारा थ्योरी कवर किया होगा तो बोलना कि सर हाँ ये गलत है, ये सर मिस कर गए। नेवर नेवर, ये मेरा दावा है कि जो हम पढ़ा रहे हैं दैट इज मोर देन योर रिक्वायरमेंट, एंड दैट इज द रियल वे ऑफ टीचिंग, एंड इट इज माई एक्सपीरियंस विथ होल हार्टेडली। ऐसे यू मस्ट नॉट बी ट्रैप्ड बाय द फ्री क्लासेस ऑनलाइन। तो मेरा देश बचे और आप लोग आगे बढ़े। आपको बहुत बड़े बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, देश के बहुत बड़े बड़े आपको पोस्ट संभालना है। अगर ये गड़बड़ हो गया तो सोचो देश गड़बड़ हो जाएगा। तब तक के लिए फिर मिलेंगे। जय हिंद।